हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो व्याकरण की आधारभूत इकाई है, जिससे चाहे 6, 7 या 8 किसी भी क्लास के व्याकरण हो, सबसे पहला चैप्टर अपना आता है भाषा का। तो आइए हम सबसे पहले अपना शुरू करते हैं भाषा विचार। तो विद्यार्थियों, व्याकरण में सबसे पहले आता है कि भाषा क्या है। भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब देखिए, इसमें चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सब अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन जीव जंतुओं की उसको विचार प्रकट करने की जो उनकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, उसको हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा के लिए हम क्या लगाते हैं कि भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और उसके विचार खुद जान सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? विचारों की अभिव्यक्ति या विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? भाषा। तो विद्यार्थियों, बीच बीच में वीडियो के बीच में जो भी मुख्य आपको बिंदु लगे, मुख्य जो बातें लगे, उनको आप साथ के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। तो क्या है भाषा? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। तो देखिए, हम लिखते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें हम करते हैं विद्यार्थियों कि इसके मुख्य रूप दो हैं। कौन कौन से? मौखिक व लिखित। तो कौन से हुए दो रूप? मौखिक रूप व लिखित रूप। तो देखिए, मौखिक रूप भाषा का सबसे प्राचीन रूप है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया, जन्म लेने के उपरांत उसने बोलना शुरू किया। तो मौखिक रूप तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन लिखित रूप के लिए लिपि की जरूरत थी। लिपि बहुत बाद में आई है भाषा की। सबसे पहले तो हमारे पास केवल भाषा थी, तो हमारा जो मौखिक रूप है वो सबसे प्राचीन रूप है। इसमें मौखिक रूप में क्या है? हम अपने विचारों को, देखिए आप नोट कर सकते हैं, हम इसको लेंगे कि मौखिक रूप जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। इसमें दो बातें मेन हैं, बोलना और सुनना। तो हमारे मौखिक रूप के लिए हम जो अपने विचार प्रकट कर रहा है वो तो बोलेगा, और उनको जो ग्रहण कर रहा है वो
सुनेगा तो इसमें हम क्या लेते हैं, टेलीफोन और दूरदर्शन, भाषण, ये किसके रूप है, मौखिक भाषा। ठीक है, कर लिया आपने नोट। अब हमारा दूसरा आता है लिखित रूप। अब इसमें हम अपने भाव विचार दूसरे के समक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं, लिखकर, और उनको ग्रहण करने वाला कैसे ग्रहण करेगा, पढ़कर। तो विद्यार्थियों, लिखित रूप के लिए लिखकर और पढ़कर, ये दोनों क्रियाएं ये जरूरी है कि इसमें अपने भावों को प्रकट करने वाला तो लिख रहा है और उनको ग्रहण करने वाला उनको पढ़ रहा है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, ये क्या है, लिखित भाषा के रूप है। जैसे अब हम इसके रूप ले लेते हैं, कहानी, पत्र, निबंध, ये किस में आ जाते हैं, लिखित रूप में। लेकिन भाषा का एक रूप और भी है जिसे हम अब भाषा के मुख्य रूपों में नहीं लेते, लेकिन उसको भी समझना जरूरी है, वो है सांकेतिक। इसमें अपनी बातें समझाने के लिए क्या करते हैं, हम इशारों का, संकेतों का प्रयोग करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस वाले, यातायात पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो बोलते नहीं है, केवल इशारे करते हैं, संकेतों से वाहनों को इजाजत देते हैं रुकने की, जाने की। या हमारे घर में भी हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे अगर हम प्यासे हैं और जिससे हम पानी मंगवा रहे हैं वो दूर है, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, तो वो क्या है, वो एक संकेत है, उससे सामने वाला समझ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, पानी। और अगर हमें अपनी स्वीकृति ना में देनी है तो हम गर्दन हिला देते हैं, अगर स्वीकृति हाँ में है तो हम हाँ भरते हैं। ये क्या है, इशारे, ये संकेत हमारी इस सांकेतिक भाषा की। इस सांकेतिक रूप को हम भाषा के मुख्य रूपों में लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे भाषा व भाषा के रूप। अब विद्यार्थियों, हम लेते हैं कि हमारे भाषा में आती है, जैसे बोली है, भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, तो इन सब को भी हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जो भाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है।
जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो पंजाबी भाषा वो वैसे ही सीख जाता है, उसके लिए उसे किसी विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से अगर हम हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेते हैं तो हिंदी भाषा हम अपने परिवार वालों के साथ साथ सीख जाते हैं। फिर हमारे पास आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में विद्यार्थियों देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा, देश के अधिकतर लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। और इसके बाद फिर आती है राजभाषा। राजभाषा जिस भाषा में हमारे देश के मुख्य कार्यालयों में जो राजकाजी काम किए जाते हैं वो राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी। जिस भाषा में उस देश के जो मुख्य कार्यालय कामकाज किए जाते हैं वो राजभाषा कहलाती है। फिर हमारे पास आती है मानक भाषा। विद्यार्थियों इसमें आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि मानक भाषा आने के बाद हमारे हिंदी भाषा में कुछ एक वर्णों का भी हेरफेर हो गया है जिन्हें हिंदी में मानक रूप की संज्ञा दी गई। तो मानक भाषा क्या है? मुख्य मानक भाषा में जो हमारे विद्वान पढ़े लिखे लोगों के द्वारा या हम यूं कहें शिक्षाविदों के द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है। तो विद्यार्थियों इसको तो आप नोट ही कर लें। मैं लिखती हूं इसे कि शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे हम क्या कहेंगे? मानक भाषा। तो आप नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं मानक भाषा के कुछ शब्द। मैं आपको कुछ एक शब्द बताती हूँ बेटा जिन्हें मानक हिंदी ने प्राथमिकता दी है। जैसे हम य और व, हमारे पास दो वर्ण हैं। इन दोनों को हम अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं और इनका प्रयोग य, ई और ए की तरह से करते हैं। जैसे हम लिखते हैं नई, तो मानक भाषा ने इसके लिए किस रूप को मान्यता दी? हुआ। इसका मानक रूप क्या है? ठीक है।
ऐसे ही कुछ और शब्द मैं आपको लिखवाऊंगी। तो विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, ये कुछ शब्द हैं। एक मैं आपको वर्ण भी बताती हूँ जिसे पहले हम ऐसे लिखते थे, ये है झ। अब इसके लिए हमारी मानक हिंदी में वर्ण दिया है ऐसे, जैसे हम पहले लिखते थे झंडा, ऐसे करके। अब हमारे पास ये वर्ण आने के बाद हम लिखते हैं झंडा। ठीक है, अब देखिए भाषा के भेद, भाषा के उपभेद हमने पढ़े। फिर हम देखते हैं कि जैसे साहित्य की रचना, बड़े बड़े साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं, वो किसमें करते हैं? भाषा में। लेकिन छोटे रूप, भाषा का एक छोटा रूप ही है जिसे हम क्या कहते हैं? बोली। अब इस बोली में ना तो कोई उपन्यास रचे जाते हैं, हाँ छोटी छोटी कहानियां या यूं कहो कि लौकिक कथाएं ये बोली में हो जाती है। एक छोटे से क्षेत्र में, एक जिसको हम कहें कि बहुत ही छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है, भाषा का जो छोटा रूप है उसे हम कहेंगे बोली, और बोली का जो विस्तृत रूप है उसे हम कहेंगे भाषा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। विस्तृत रूप है हमारा भाषा, और भाषा का संकुचित छोटा रूप है बोली। सॉरी विद्यार्थियों, अब हम करते हैं अपने कुछ, मैं आपको शब्द दूंगी जो हमारी मानक भाषा, या हम यूं कहेंगे मानक हिंदी आने के बाद, हिंदी में मानक हिंदी आने से कुछ एक शब्द, क्योंकि हम तो कई बार यूं सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे आएगा, जी नहीं। अब मानक हिंदी के आने के कारण जैसे हम कहेंगे ना कि कुछ शब्द अपडेट हो गए हैं, वो मैं आपको अगली उसमें वीडियो में आपको दूंगी विस्तृत रूप से। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी भाषा की नहीं कई और भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। तो मैं आपको यहाँ लिखती हूँ कि देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी। रोमन लिपि, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? रोमन। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है, या हम यूं कहें कि देवनागरी लिपि में वर्ण जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसे हम आ जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अगर इस वर्ण को हम
शब्द में प्रयोग करेंगे तो भी इसका हम उच्चारण अ ही करेंगे। जैसे हम इससे शब्द बनाते हैं अ प ना, तो इस वर्ण का उच्चारण अ ही रहा। ठीक है। इसके बाद हम व्याकरण के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने लिपि के बारे में तो पढ़ा, लेकिन भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप के बारे में कौन बताएगा। तो उसके लिए हमारे पास है एक शास्त्र जिसका नाम है व्याकरण, या यूं कहो व्याकरण की हम परिभाषा क्या करेंगे कि वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि हमारा ये वाक्य या ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। अब विद्यार्थियों, हमारी काफी भाषाएं हो गई, लेकिन हमारे संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कितनी है वो हमारी भाषाएं? 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है। उनमें हम करते हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, डोगरी, असमिया, मैथिली, कोंकणी, संथाली, बोडो, नेपाली, गुजराती, तमिल और मणिपुरी 12, तेलुगु, और कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, इत्यादि। इन सब को मिला के 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त। सिंधी इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।